जरा 1980 के दशक के वॉल स्ट्रीट के बारे में सोचिए। लेकिन सूट बूट पहने हुए लोग नहीं, बल्कि ऊंचे दांव लगाने वाले जुआरी। आज हम फिनांस की दुनिया की बात नहीं करेंगे, बल्कि माइकल लुइस की लायर्स पोकर में जो धोखे का खेल बताया गया है, उसके पीछे के मनोविज्ञान को समझेंगे। बात सिर्फ नंबरों की नहीं है, बात उस मानसिकता की है जिसने एक पूरे के पूरे दौर को अपनी पहचान दी। तो बस एक सवाल, क्या हो अगर वॉल स्ट्रीट की ये जो पूरी दुनिया है वो असल में तर्क और एनालिसिस के बारे में कम और इंसानी मनोविज्ञान, हिम्मत वाले धोखे और एक ऊंचे दांव वाले पोकर गेम के बेरहम नियमों के बारे में ज्यादा हो। यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये वो चश्मा है जिसे लगाकर हम इस पूरी कहानी को देखने जा रहे हैं। अच्छा, तो उस मानसिकता की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले उस खेल को समझना होगा जिसने उसे बनाया। एक ऐसा खेल जो सिर्फ यूं ही टाइम पास के लिए नहीं था। नहीं, ये तो जीने का एक तरीका बन गया था। और इस खेल का नाम था लायर्स पोका। अब ये कोई ताश का खेल नहीं है, नहीं, ये खेला जाता था डॉलर के बिल पर छपे सीरियल नंबरों से। खिलाड़ी शर्त लगाते थे कि सबके बिल मिलाकर कोई एक खास नंबर, मान लीजिए 7, कितनी बार आया होगा। लेकिन असली बात यह है कि खेल जीतने के लिए सच बोलना जरूरी नहीं था, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलना, धोखा देना, यही असली कला थी। और जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ एक खेल नहीं था। असल में ये पूरी की पूरी वॉल स्ट्रीट संस्कृति का एक परफेक्ट, एक सटीक रूपक था। एक ऐसा आईना जो उस दुनिया का असली, बिना फिल्टर वाला चेहरा दिखाता था। जरा सोचिए, लायर्स पोकर जीतने के लिए क्या चाहिए? अटूट आत्मविश्वास, धोखा देने की कला और अपने सामने वाले के दिमाग को पढ़ने की काबिलियत। और वॉल स्ट्रीट पर जीतने के लिए? अरे बिल्कुल यही सब कुछ। वहां कामयाबी इस बात पर निर्भर नहीं करती थी कि आप सही हैं, बल्कि इस बात पर कि आप दूसरों को ये यकीन दिला पाते हैं या नहीं कि आप सही हैं। और खेल में जो आक्रामक सट्टेबाजी होती थी, वो तो ट्रेडिंग फ्लोर पर दिखाए जाने वाले दुस्साहस का सीधा सीधा आईना थी। तो सवाल यह है कि इस खेल का असली मैदान, असली अखाड़ा कहाँ था? वो था सोलोमन ब्रदर का ट्रेडिंग फ्लोर, जो उस समय का कह लीजिए आखिरी जंग का मैदान था। इसे किसी आम ऑफिस की तरह बिल्कुल मत समझिएगा। ये एक जंग का मैदान था। हर तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें, लगातार बना हुआ गला घोंट देने वाला प्रेशर और पलक झपकते ही लिए जाने वाले फैसले। यहां डराना धमकाना एक हथियार की तरह इस्तेमाल होता था, और अगर किसी ने जरा सी भी कमजोरी दिखाई तो उसे वहीं पर कुचल दिया जाता था। और देखिए, हर खेल में एक मास्टर खिलाड़ी तो होता ही है। सोलोमन ब्रदर्स में वो थे जॉन गॉटफ्रेंड। वो सिर्फ कंपनी के सीईओ नहीं थे, नहीं, वो तो उस फॉर्म की पूरी शिकारी संस्कृति के कह लीजिए एक जीते जागते सबूत थे। उनका लीडरशिप का तरीका, वो एकदम अलग था। वो डर को एक मैनेजमेंट टूल की तरह इस्तेमाल करते थे। बड़े बड़े अहंकार को बढ़ावा देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस दुनिया में असली ताकत किसी पद से नहीं, बल्कि करिश्मे और मुनाफे से आती है। वो एक मैनेजर कम और खेल के नियम लिखने वाले एक अल्फा प्लेयर ज्यादा थे। और यहीं से हम इस कल्चर के सबसे दिलचस्प, सबसे अजीब पहलू पर आते हैं। एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से पैसे के ही इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन जब उसी पैसे के बारे में बात करने की बारी आती तो एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए। यहां सब कुछ, मतलब सब कुछ पैसे के बारे में था। आपकी हैसियत, आपकी सफलता, आपकी कीमत, सब कुछ सिर्फ एक ही चीज से तय होता था, आपके बोनस का साइज। ये एक जुनून था, जिंदगी का आखिरी स्कोर कार्ड। लेकिन इस जुनून के बावजूद एक अनकहा नियम था, पैसे के बारे में कभी खुलकर बात मत करो। और यही वो पाखंड था जो इस पूरी संस्कृति की पहचान था। पैसे की जबरदस्त भूख, जो एक तहजीब के दिखावे के पर्दे के पीछे छिपी हुई थी। तो अगर पैसा वो मंजिल है जिसके बारे में बात करना मना है, तो फिर ट्रेडिंग फ्लोर की असली करेंसी, असली मुद्रा क्या थी? वो थी आत्मविश्वास। ये दिखाना कि आपको सब पता है कि आप क्या कर रहे हैं, भले ही अंदर से आपकी हालत खराब हो। क्योंकि वॉल स्ट्रीट पर धारणा सिर्फ जरूरी नहीं होती, धारणा ही हकीकत बन जाती है। मतलब कामयाब दिखना, कामयाब होने का नाटक करना, कई बार असल में कामयाब होने से ज्यादा ताकतवर साबित होता था। वॉल स्ट्रीट दुनिया को दिखाता था कि वो बहुत तर्कसंगत और प्रोफेशनल है, लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्टी थी। ये एक भावनात्मक, अराजक और अहंकार से चलने वाली जगह थी। फैसले दिमाग से नहीं, बल्कि हिम्मत और जबरदस्त दबाव में लिए जाते थे। सौदे सिर्फ नंबरों पर नहीं, बल्कि कहानियों और भरोसे पर टिके होते थे। तो फिर ऐसे माहौल में कौन टिक पाता था, कौन आगे बढ़ता था? वो जो आक्रामक थे,
जो तेजी से सोच सकते थे, जो भावनात्मक रूप से मजबूत थे और जो जोखिम लेने से बिल्कुल नहीं डरते थे। और सबसे जरूरी, वो लोग जिनमें ये दिखाने की हिम्मत थी कि उन्हें सब पता है, भले ही अंदर से उन्हें कोई अंदाजा ना हो कि आगे क्या होगा। क्योंकि इस दुनिया में दिखावटी आत्मविश्वास असली काबिलियत पर हमेशा भारी पड़ता था। तो फिर सवाल यह है कि इस खेल को आखिर जीता कैसे जाए। चलिए समझते हैं 1980 के दशक के वॉल स्ट्रीट में जिंदा रहने और कामयाब होने के कुछ सबसे जरूरी नियम। नियम नंबर 1, धोखा देना कोई मजाक नहीं है। ये जिंदा रहने के लिए एक जरूरी स्किल है। लोगों के दिमाग से खेलना, ये तो समझ लीजिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा था। नियम नंबर 2, पैसा सिर्फ एक इनाम नहीं है, पैसा ही आपकी पहचान है। आपकी कीमत बस इसी बात से तय होती है कि आप कितना कमाते हैं, और कुछ भी मायने नहीं रखता। और नियम नंबर 3, प्रदर्शन ही सब कुछ है। असली नतीजों से ज्यादा जरूरी है कामयाबी का दिखावा। आप कितने ताकतवर हैं और सब कुछ आपके कंट्रोल में है, ये दिखाना अक्सर असलियत से ज्यादा मायने रखता था। और ये सब हमें वापस लायर्स पोकर के सबसे बुनियादी सिद्धांत पर ले आता है। एक ऐसा विचार जो इस पूरी संस्कृति का निचोड़ है। जीतने वाला जरूरी नहीं कि वो हो जिसके हाथ में सबसे अच्छे पत्ते हों, बल्कि वो होता है जो अपने पत्तों को सबसे भरोसेमंद तरीके से खेलता है। और ये बात हमें एक आखिरी और शायद सबसे परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसी दुनिया में जो दिखावे और भ्रम पर बनी है, जहां सबसे अच्छा नाटक करने वाला ही जीतता है, तो फिर वो सब लोग असल में किस नाम के लिए खेल रहे थे? तो चलिए आज बात करते हैं सैलमन ब्रदर्स के उस मशहूर ट्रेनिंग प्रोग्राम की और खोदते हैं इसकी सच्चाई। क्या ये वाकई एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था या पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा था? देखिए, कागज पर तो सब कुछ बड़ा सीधा साधा था। बॉन्ड्स पर क्लासें, सीनियर्स के लेक्चर्स, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, ये सब था ऑफिशियल करिकुलम। पर असली करिकुलम वो कुछ और ही था। वो तो असल में एक सर्वाइवल टेस्ट था, एक कॉन्फिडेंस का खेल, एक फिल्टर ये देखने के लिए कि कौन इस कल्चर में टिक पाएगा। तो चलिए इस वॉल स्ट्रीट क्लासरूम के अंदर झांकते हैं। सुनने में कितना शानदार लगता है ना? लेकिन हकीकत ये थी कि यहाँ एजुकेशन सबसे आखिरी प्राथमिकता थी। यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। असल में इस प्रोग्राम का छिपा हुआ मकसद सिखाना था ही नहीं, बल्कि चुनना था, छांटना था। यहाँ हर किसी पर 24 घंटे नजर रखी जा रही थी। और परखा किस बात पर जा रहा था? ज्ञान पर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास पर। मतलब कोई कितना कॉन्फिडेंट दिखता है। एक दूसरे से लगातार तुलना होती थी और ऊंचे पद किसे मिलते थे? जो सिस्टम में फिट बैठते थे। तो सवाल ये है कि आखिर ये छटाई होती कैसे थी? इसका जवाब छुपा था उन अनकहे नियमों में, वो सबक जो कभी क्लास में नहीं सिखाए जाते थे, लेकिन जिनके बिना यहाँ टिकना नामुमकिन था। इसे एक ट्रेनी की सर्वाइवल गाइड समझिए। सिर्फ 3 नियम थे। नियम नंबर 1, आत्मविश्वास दिखाओ, भले ही अंदर से कुछ भी महसूस हो रहा हो, बाहर से कॉन्फिडेंट दिखना है। नियम नंबर 2, परसेप्शन, यानी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उस पर महारत हासिल करो। और तीसरा और सबसे जरूरी, बदलो या फिर नाकाम हो जाओ। एडैप्ट और फेल। सीधी सी बात थी। और ये एक लाइन, हिचकिचाहट इक्वल्स टू कमजोरी, इस पूरी फिलॉसफी को बता देती है। अगर किसी ने जरा भी हिचकिचाहट दिखाई तो उसे कमजोरी मान लिया जाता था, और ये एक ऐसी गलती थी जिसकी कोई माफी नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने असल में क्या सीखा है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये था कि उसके सीनियर्स उसे कैसा समझते हैं। उन्हें इम्प्रेस करना ही सब कुछ था। किसी की इमेज, उसकी पहचान ही उसका सबसे बड़ा एसेट थी। तो जाहिर है इस माहौल में टिके रहने के लिए एक जबरदस्त कल्चर शॉक से गुजरना पड़ता था। ये एक तरह से दिमाग को रीवायर करने जैसा था। चलिए देखते हैं कि वॉल स्ट्रीट किसी के दिमाग को कैसे बदल देता था। इस टेबल को देखिए, ये मनोवैज्ञानिक बदलाव साफ दिखता है। सैलमन में आने से पहले शायद कोई इंसान सटीकता और मेहनत को तवज्जो देता हो, लेकिन सैलमन के बाद रफ्तार और निर्णायकता सब कुछ है। पहले जहां सावधानी और एनालिसिस जरूरी था, अब वहां हिम्मत और आक्रामकता की पूजा होती थी। और प्राथमिकता अब मटेरियल सीखना नहीं, बल्कि हर कीमत पर जीतना था। और इस सब के पीछे एक अनकहा इमोशनल बोझ था। परफॉर्मेंस को लेकर जबरदस्त एंग्जाइटी, सिस्टम में फिट होने का लगातार प्रेशर, और बाहर निकाल दिए जाने का, फेल हो जाने का एक गहरा डर। लेकिन ये एक ऐसी कल्चर थी जहां कमजोरी दिखाने की सख्त मनाही थी, उसे दबाना ही पड़ता था। तो सर्वाइव करने का तरीका क्या था? तरीका था एक किरदार निभाना,
एक रंगरूट से एक पक्के वॉल स्ट्रीट आर्केटाइप में बदलना। और ये किरदार बनना कैसे होता था? लोग अग्रेसिव भाषा और शब्द जाल अपनाने लगते थे, अपने सीनियर ट्रेडर्स के बात करने के तरीके की नकल करने लगते थे, सौदों और पैसों को हर चीज से ऊपर रखने लगते थे, और धीरे धीरे बिना सवाल किए वो सिस्टम के उसूलों को अपना बना लेते थे। तो सोचिए, हफ्तों तक इस प्रेशर कुकर में रहने के बाद फाइनल टेस्ट क्या होता होगा? और इसका जवाब चौंकाने वाला है। फाइनल प्लेसमेंट मेरिट यानी काबिलियत के आधार पर नहीं होती थी। जी नहीं, ये भी एक और टेस्ट था, इम्प्रेशन, टाइमिंग और जी हाँ, पक्षपात का। किसने किस पर कितना अच्छा प्रभाव डाला, यही तय करता था कि उसका भविष्य क्या होगा। और यहीं पर हमें इस पूरे प्रोग्राम का असली मकसद समझ आता है। ये कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं था, ये एक माइंडसेट फैक्ट्री थी। एक ऐसी फैक्ट्री जहां एक खास किस्म का इनसाइडर तैयार किया जाता था। तो क्या है ये वॉल स्ट्रीट माइंडसेट? ये एक ऐसी पहचान है जिसे जबरदस्त प्रेशर में घड़ा जाता है। इसे डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि एग्रेसिव सोच को इनाम मिले और एक आम इंसान एक कॉम्पिटिटिव इनसाइडर में बदल जाए। सबसे जरूरी बात यही है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सिर्फ टैलेंट को नौकरी पर नहीं रखता था, ये उस टैलेंट को अपने हिसाब से गढ़ता था, उसे मैन्युफैक्चर करता था। तो अंत में एक सवाल सोचना जरूरी है, अगर एक सिस्टम को एक खास तरह की मानसिकता बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है, तो फिर उस सिस्टम में जाने वाले एक इंसान की अपनी खुद की पहचान का क्या होता है? तो आज हम चल रहे हैं 1980s के वॉल स्ट्रीट की दुनिया में, एक ऐसी जगह जहां दाव बड़े थे, ईगो उससे भी बड़ा था और पैसा ही सब कुछ था। ये कहानी माइकल लुइस की किताब से निकल कर आई है, तो चलिए देखते हैं कि उस दौर में आखिर होता क्या था। ये जो बात है ना, ये उस दौर का पूरा सच बयां कर देती है। मतलब एक ऐसी दुनिया थी जिसके नियम ही अलग थे। वहां इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था कि कोई कितना सही है, फर्क इससे पड़ता था कि वो कितना दिलेर है, कितनी बहादुरी दिखा सकता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं। देखिए 1980s में ना फाइनेंस की दुनिया में एक भूचाल सा आ गया था, एक ऐसा बदलाव जिसने खेल के सारे नियम ही पलट कर रख दिए। हाँ बिल्कुल, अब तक वॉल स्ट्रीट का मतलब था स्टॉक ट्रेडिंग, सब उसी को जानते थे। पर अचानक असली पैसा, असली पावर, वो एक बिल्कुल नए और कहीं ज्यादा पेचीदा मैदान में शिफ्ट हो गया था, और वो था बॉन्ड मार्केट। तो सवाल ये है कि बॉन्ड ट्रेडिंग इतनी अलग क्यों थी? देखिए, यहाँ सब कुछ अलग स्केल पर था। सौदे बहुत बड़े, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़े होते थे। जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो इतने कॉम्प्लेक्स थे कि गिने चुने लोग ही उन्हें समझ पाते थे। और ये पूरी की पूरी दुनिया ये अंदर के लोगों की थी, बाहर वालों की एंट्री ही नहीं थी। मतलब ये खेल ज्यादा बड़ा था और कहीं ज्यादा खतरनाक भी। तो फिर इस नई दुनिया के बादशाह कौन थे? भाई अब आते हैं उन जबरदस्त किरदारों पर जिन्होंने इस नए खेल को अपनी उंगलियों पर नचा रखा था। ये जो टर्म है ना, बिग स्विंगिंग डिक, ये उस जमाने का एक आइकॉनिक फ्रेज था। और नहीं, ये कोई गाली नहीं थी, बल्कि ये तो एक मेडल था, एक सम्मान था। ये टाइटल मिलने का मतलब था कि कोई इस जंगल का असली शेर है। तो सवाल ये है कि कोई ये टाइटल हासिल कैसे करता था? इसका जवाब बहुत सिंपल था, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स। जितना ज्यादा पैसा कमाया, जितने बड़े दिलेरी वाले रिस्क लिए, और हाँ, जितना ज्यादा अपने कॉम्पिटिटर्स को डरा कर रखा, बस उतना ही रुतबा बढ़ता चला जाता था। और देखिए, ये बात समझना बहुत जरूरी है, इस दुनिया में पैसा सिर्फ पैसा नहीं था, वो अमीर बनने का जरिया नहीं था, वो तो पावर का सिंबल था। किसी की हैसियत, ईगो, दबदबा, सब कुछ इसी से नापा जाता था। किसी का बोनस ही उसका फाइनल रिपोर्ट कार्ड था। अच्छा, तो अब जरा उन टूल्स की बात करते हैं, उन हथियारों की जिनसे ये मुनाफे की मशीन चल रही थी। इस नए दौर का जो इंजन था ना, वो था फाइनेंशियल इनोवेशन, और इसे लीड कर रही थी एक चीज जिसका नाम था मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी। सैलमन ब्रदर्स जैसी फर्मों ने इसे बनाया और इसी ने उन्हें इतना पैसा कमाने का मौका दिया जिसकी कोई हद नहीं थी। अब ये सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना, पर इसे आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, बैंकों ने हजारों होम लोन्स लिए, उन्हें एक बड़े से बंडल में पैक किया, फिर उस बंडल के छोटे छोटे टुकड़े करके बॉन्ड्स बना दिए और फिर इन बॉन्ड्स को इन्वेस्टर्स को बेच दिया। अब ये आइडिया एकदम क्रांतिकारी था,
क्यों? क्योंकि इससे बैंकों को फौरन कैश मिल जाता था और जो रिस्क था वो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स में बच जाता था। मतलब मुनाफे के लिए बिल्कुल नया दरवाजा खुल गया था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर किसी को ये लग रहा है कि ये सब सिर्फ मैथ्स और नंबर्स का खेल था, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि सफलता सिर्फ गणित से नहीं मिलती थी, ये थी साइकोलॉजी। असली खेल तो इंसानी दिमाग को पढ़ने और उसे अपने हिसाब से चलाने का था। ये दिमाग की एक लड़ाई थी। ट्रेडिंग फ्लोर पर ये सारे मनोवैज्ञानिक दांव पेंच चलते थे। मतलब कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ा हथियार था। ट्रेडर्स अपने कॉम्पिटिटर्स को झांसा देते थे, क्लाइंट्स को डराते धमकाते थे और ऐसा दिखाते थे कि उनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती, भले ही अंदर से उन्हें खुद ना पता हो कि वो क्या कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि इस हाई प्रेशर वाले गेम ने आखिर किस तरह का कल्चर बनाया और इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी। सोचने वाली बात है ना, कि जब दांव इतने ऊंचे हों और हर कोई जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, तो आखिर माहौल बनता कैसा है? ये जो चार्ट है, ये उस कल्चर की पूरी तस्वीर साफ कर देता है। देखिए, सब कुछ 3 चीजों पर टिका था: एग्रेशन यानी आक्रामकता, रिस्क लेने की हिम्मत और स्टेटस यानी अपनी हैसियत दिखाने की भूख। यहाँ शराफत या विनम्रता के लिए तो कोई जगह थी ही नहीं। और ये टेबल तो और भी साफ साफ बताती है कि कैसे पैसा सीधे सीधे सोशल स्टेटस में बदल जाता था। जिसका बोनस जितना बड़ा, उसकी इज्जत और उसका दबदबा उतना ही ज्यादा। जिसका बोनस छोटा, उससे कोई पूछता तक नहीं था, उसे बस नजरअंदाज कर दिया जाता था। तो कुल मिला के बात ये थी कि ये एक ऐसी मेरिटोक्रेसी थी जहां मेरिट का मतलब सिर्फ एक चीज थी: कोई कितना पैसा बना सकता है, बस। कोई कितना होशियार है, कितना अच्छा इंसान है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं था। सारा खेल इस बात का था कि कौन फर्म के लिए कितना पैसा कमाकर ला रहा है। लेकिन इस सारे चमक दमक के पीछे एक कड़वा सच भी था। ये जो लाइन है, ये सब कुछ कह देती है कि जिन रणनीतियों से बेशुमार दौलत बनाई जा रही थी, वही रणनीतियां सब कुछ बर्बाद भी कर सकती थीं। मतलब जिस दिलेरी से पैसा बनता था, उसी दिलेरी से सब कुछ डूब भी सकता था। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि 1980s का वॉल स्ट्रीट एक मशीन बन गया था। एक ऐसी मशीन जो पैसा और ईगो दोनों बनाती थी। ये एक ऐसा अखाड़ा था जहां हिम्मत दिखाने वालों को इनाम मिलता था और डरने वालों को सजा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ज्यादती को ही सेलिब्रेट किया जाता था। और अंत में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। एक ऐसे खेल में जहां काबिलियत को सिर्फ पैसे से नापा जाता हो, वहां जीतने की असली कीमत क्या होती है? क्या क्या कुर्बान करना पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही मौजूद है। तो आज हम बात करने वाले हैं 1980 के दशक के वॉल स्ट्रीट की, वो दुनिया जिसे लायर्स पोकर किताब ने हमारे सामने रखा। देखिए, एक कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कहानी है उस दौर को चलाने वाली इंसानी फितरत की, उनकी एम्बिशन की, उनके ईगो की। तो चलिए इस दुनिया में गहराई से उतरते हैं। माइकल लुइस ने जो कहा वो एकदम सटीक है। आप सिर्फ वॉल स्ट्रीट में काम नहीं करते, आप उसे जीना शुरू कर देते हैं। मतलब ये कोई 9 to 5 जॉब नहीं थी, ये एक ऐसा सफर था जहां इंसान पूरी तरह बदल जाता था। वॉल स्ट्रीट आपकी पहचान बन जाती थी, वो आपको अंदर तक बदल देती थी। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है एक्सपेंशन से। सॉलोमन ब्रदर्स जैसी कंपनियां ना अब सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहना चाहती थी, वो अपनी हदें पार करके पूरी दुनिया में फैल रही थीं। ये सिर्फ ऑफिस खोलना नहीं था, ये एम्बिशन के लिए एक बहुत बड़ा ग्लोबल स्टेज तैयार करना था। और देखिए, ये एक्सपेंशन सिर्फ जमीन पर नहीं हो रहा था, ये असल में उनकी कल्चर का एक्सपेंशन था। मतलब जैसे जैसे लंदन और दूसरे ग्लोबल शहरों में ऑफिस खुले, उनके साथ साथ उनकी वो आक्रामक, रिस्क लेने वाली सोच भी वहां पहुंच गई। नतीजा, खेल और भी बड़ा हो गया, दांव और भी ऊंचे हो गए, और हाँ, लोगों का ईगो तो आसमान छूने ही लगा था। अब इस नए ग्लोबल स्टेज पर खेल के नियम भी बदल रहे थे। यहां कामयाब होने के लिए सिर्फ फाइनेंस की जानकारी होना काफी नहीं था। नहीं, यहां टिकना है तो एक खास तरह का हुनर चाहिए था, एक तरह की परफॉर्मेंस। आपकी पर्सनालिटी, आपका अंदाज, वही आपका सबसे बड़ा हथियार था। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। देखिए, पहले क्या था? पहले मार्केट की नॉलेज ही सब कुछ थी। आपको पता है तो आप राजा हैं। पर अब खेल बदल चुका था। अब जरूरी था कि आप अपनी बात मनवा सकें, एक परसुएसिव कहानी सुना सकें। आपकी कामयाबी अब इस पर टिकी थी कि आप कितनी अच्छी कहानी गढ़ सकते हैं। तो ये सेल्समैनशिप बतौर परफॉर्मेंस आखिर थी क्या? ये एक कला थी
जिसमें साइकोलॉजी, कॉन्फिडेंस और स्टोरी टेलिंग इन सब का एक नाटकीय तड़का था। यहाँ आपकी कही बात से ज्यादा जरूरी था कि आप उसे कहते कैसे हैं। जो सबसे अच्छे ट्रेडर्स थे ना, उन्हें आधा साइकोलॉजिस्ट और आधा एक्टर माना जाता था। वो सिर्फ बॉन्ड नहीं बेच रहे थे, वो एक कहानी बेच रहे थे, एक भरोसा बेच रहे थे, एक सपना बेच रहे थे। और इस परफॉर्मेंस में माहिर होने के लिए उनके पास अपना एक टूल किट भी था। इसमें क्या क्या था? झांसा देना, क्लाइंट्स पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना, अपनी रेप्यूटेशन का फायदा उठाना और कभी-कभी तो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके एक झूठी अर्जेंसी बनाना कि डील अभी करो वरना मौका निकल जाएगा। ये सब इन्फ्लुएंस और कंट्रोल का एक बहुत ही कैलकुलेटेड खेल था। तो अब तक हमने बात की पर्सनल स्किल्स की। चलिए अब उस जगह पर चलते हैं जहां ये सारा ड्रामा होता था, ट्रेडिंग फ्लोर। उसे आप एक जंग का मैदान समझ लीजिए। वहां जबरदस्त कंपटीशन था और एक ही मकसद था, बस जीतना, किसी भी कीमत पर। तो सवाल ये उठता है कि शार्क से भरे उस कमरे में हैसियत कैसे तय होती थी? एक ऐसी जगह जहां हर कोई एक दूसरे को तौल रहा है, वहां कौन बड़ा है और कौन छोटा, ये कैसे पता चलता था? जवाब, सच कहूं तो बहुत सीधा था। आपकी हैसियत इस बात पर निर्भर थी कि आपने कितना रेवेन्यू कमाया, आप क्लाइंट्स के साथ कितने बेखौफ होकर बात करते हैं और क्या आप अपने साथियों को डरा सकते हैं या उन पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं। यहां अगर टिकना था तो इन बेरहम नियमों को मानना जरूरी था, कोई और रास्ता नहीं था। अच्छा, तो इस खेल को जीतने का इनाम क्या था? सिर्फ पैसा? नहीं, कामयाबी को सिर्फ डॉलर में नहीं गिना जाता था, उसे दिखाया जाता था, उसका प्रदर्शन किया जाता था एक कल्चर ऑफ एक्सेस के जरिए। मतलब हद से ज्यादा खर्चा और दिखावा। और ये दिखावा कैसे होता था, चलिए देखते हैं। सबसे पहले चमचमाती लग्जरी कारें, ये आपकी हैसियत का पहला ऐलान होती थीं। इसके बाद नंबर आता था महंगे अपार्टमेंट्स का। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ अब सड़कों से घरों में पहुंच चुकी थी। और आखिर में ये सारा दिखावा वापस वहीं पहुंचता था जहां से शुरू हुआ था, यानी ऑफिस। आलीशान दफ्तर अब आपकी ताकत का सिंबल बन गए थे। और ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये सब सिर्फ मजे के लिए नहीं था। इस दुनिया में ये दिखावा एक इनाम नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजी थी। ये कामयाबी नापने का एक पैमाना था, अपनी हैसियत को और मजबूत करने का एक औजार। ये दुनिया को बताने का तरीका था कि देखो, मैं इस खेल में जीत रहा हूं। लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे एक अंधेरा भी था, एक कीमत थी जो चुकानी पड़ रही थी। तो चलिए अब बात करते हैं इस कल्चर की उस अनदेखी कीमत की, क्योंकि हर जीत के पीछे एक छुपा हुआ जोखिम जरूर होता है। अति आत्मविश्वास रोज की बात बन जाता है। ये लाइन उस खतरनाक साइकोलॉजिकल शिफ्ट को दिखाती है जहां लगातार कामयाबी आपको अंधा कर देती है। जब आप हर बार जीतते हैं तो लगने लगता है कि आप कभी हार ही नहीं सकते, और असल में पतन की शुरुआत यहीं से होती है। और इसके नतीजे वाकई गंभीर थे। हमेशा सबसे अच्छा करने का दबाव लोगों को लापरवाह बना रहा था। ट्रेडर्स उस वॉल स्ट्रीट की पर्सोना में इतने खो गए थे कि अपनी पुरानी वैल्यूज, अपने पुराने उसूल ही भूल गए। और सबसे खतरनाक बात, शॉर्ट टर्म कामयाबी ने उस बड़े सिस्टेमिक रिस्क को छुपा दिया था जो अंदर ही अंदर पनप रहा था। ये कल्चर अनजाने में ही भविष्य में होने वाले फाइनेंशियल क्रैशेस की नींव तैयार कर रहा था। तो इस पूरी कहानी के आखिर में एक सवाल जरूर खड़ा होता है। जब खेल सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पाने का हो, जब हर तरफ सिर्फ एक्सेस हो, तो जब सब कुछ बिखरता है तो उसकी आखिरी और असली कीमत कौन चुकाता है? नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं 1980s के वॉल स्ट्रीट की, एक ऐसी दुनिया की जहां लालच, ईगो और फिर एक जबरदस्त क्रैश की कहानी लिखी गई। माइकल लुइस की किताब लायर्स पोकर के जरिए हम देखेंगे कि कैसे जंक बॉन्ड का वो तूफान उठा और फिर कैसे सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। और यही एक आइडिया इस पूरी कहानी की जड़ है। ये कहानी सिर्फ पैसों या मार्केट की नहीं है, बल्कि एक ऐसे कल्चर की है जो हर कीमत पर सिर्फ जीतना जानता था। और यही वो सोच थी जिसने आगे होने वाले ड्रामेटिक पतन की जमीन तैयार की। तो कहानी शुरू होती है 80s के उन ट्रेडिंग फ्लोर्स से जहां हर तरफ बस अफरा तफरी थी। एक नया, बहुत ही पावरफुल फाइनेंशियल टूल मार्केट में आता है, जंक बॉन्ड। और ये वॉल स्ट्रीट के काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल देता है। तो ये जंक बॉन्ड्स आखिर थे क्या? अच्छा, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए एक कंपनी है जिसे पैसों की सख्त जरूरत है, पर कोई भी बैंक उसे लोन नहीं दे रहा।
तो वो इन्वेस्टर्स के पास जाकर एक तरह की हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली उधारी की पर्ची जारी करती है। बस वही थे जंक बॉन्ड्स। तो देखिए, एक तरफ थे एकदम सेफ ट्रेडिशनल बॉन्ड्स, रिटर्न कम पर भरोसेमंद, और दूसरी तरफ थे जंक बॉन्ड्स, जो रातों रात अमीर बनाने का वादा करते थे, लेकिन साथ में सब कुछ डुबो देने का खतरा भी लाते थे। ये मार्केट की सोच में एक जबरदस्त बदलाव था। और बस यहीं से खेल में एंट्री होती है इंसानी लालच की। जल्दी से जल्दी अमीर बनने का वादा इतना बड़ा था कि ट्रेडर्स जानबूझकर उन बड़े-बड़े खतरों को नजरअंदाज कर रहे थे। उनका पूरा ध्यान बस अपनी अगली बड़ी डील पर था, भले ही आगे जाकर कुछ भी हो। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ इन फाइनेंशियल टूल्स की नहीं है। नहीं, ये कहानी है उन लोगों की, उस कल्चर की जो इस आग को हवा दे रहा था। चलिए थोड़ा इसकी साइकोलॉजी में घुसते हैं। तो हुआ ये कि 3 साइकोलॉजिकल फोर्सेस थीं जो इस गुब्बारे में हवा भर रही थीं। पहला तो था अंधा घमंड। ट्रेडर्स को लगता था कि वो मार्केट से भी ज्यादा स्मार्ट हैं। दूसरा, भेड़ चाल, मतलब अगर एक फर्म कुछ कर रही है तो बाकी सब भी आंख बंद करके वही करने लगते थे। और आखिर में शॉर्ट टर्म सोच, मतलब आज मिलने वाला मोटा बोनस कल के किसी भी बड़े नुकसान से ज्यादा जरूरी था। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जो डील्स कुछ साल पहले तक मतलब बिल्कुल पागलपन लगती थी, वो अब आम बात हो गई थी, रोज का काम बन गई थी। दूसरों से आगे निकलने का प्रेशर इतना ज्यादा था कि खतरनाक रिस्क लेना बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। और इसी कल्चर ने जन्म दिया इस किताब के सबसे फेमस फ्रेज को। ये उस माहौल को दिखाता है जहां सबसे अग्रेसिव, सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले और अहंकारी ट्रेडर्स ही किंग माने जाते थे। यहां समझदारी से ज्यादा दिलेरी का खेल चल रहा था। लेकिन जैसा हमेशा होता है, जो चीज रॉकेट की तरह ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है, और ये पार्टी अब खत्म होने वाली थी। गुब्बारा फटने ही वाला था। और जब ये गिरा तो बहुत तेजी से गिरा, बिल्कुल एक क्लासिक डोमिनो इफेक्ट की तरह। पहले हाई रिस्क वाले दांव फेल होने लगे, जिससे भारी नुकसान हुआ। फिर ये भ्रम टूटा कि ये लोग कभी हार ही नहीं सकते, और आखिर में सिर्फ बहादुरी और ईगो पर बने करियर रातों रात मिट्टी में मिल गए। लुइस के लिए तो ये एक पर्सनल शॉक था। उन्हें समझ आया कि जिन क्वालिटीज ने इन ट्रेडर्स को हीरो बनाया था, मतलब उनकी आक्रामकता, उनका रिस्क लेना, असल में वही चीजें उनके गिरने की वजह बनी। सिस्टम ही ऐसा था जो समझदारी पर नहीं बल्कि दुस्साहस पर इनाम देता था। तो सवाल ये है कि इस पूरे मलबे से क्या सबक मिलता है? देखिए, इस क्रैश से कुछ बहुत ही पावरफुल लेसन मिलते हैं जो आज भी उतने ही काम के हैं जितने तब थे। लुइस ने इस पूरे एक्सपीरियंस से 4 बड़ी सच्चाइयां निकाली। पहली बात तो ये, रिस्क हमेशा होता है, भले ही वो दिख ना रहा हो। दूसरी, किसी कंपनी के लोग कैसा काम करेंगे ये सिर्फ नंबर नहीं बल्कि वहां का कल्चर तय करता है। तीसरी, छोटे छोटे फायदे अक्सर लंबे समय में बड़ी मुसीबतें खड़ी करते हैं। और सबसे जरूरी, ईगो यानी अहंकार सही फैसले लेने का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ फाइनेंस की नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये इस बारे में है कि कैसे ज्यादा लालच तबाही लाता है, कैसे इंसानी बर्ताव बड़े बड़े फाइनेंशियल मॉडल्स पर भारी पड़ता है, और कैसे छोटी मोटी जीत का नशा अक्सर टिकाऊ नहीं होता। सबसे बड़ा सबक यही है कि मार्केट का गिरना सिर्फ नंबरों का खेल नहीं होता, ये हमेशा इंसानों के बर्ताव का नतीजा होता है। और यही बात हमें इस किताब के सबसे गहरे मैसेज तक ले जाती है। फाइनेंस को सिर्फ नंबरों और चार्ट्स के खेल की तरह देखना एक बहुत बड़ी भूल है। ये असल में एक सोशल, साइकोलॉजिकल और नैतिक अखाड़ा है, जहां हमारा अपना स्वभाव ही सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। 1980 के दशक की इस कहानी को सुनकर क्या लगता है कि आज कुछ बदला है, या वॉल स्ट्रीट आज भी पोकर का वही ऊंचे दांव वाला खेल खेल रहा है, बस खिलाड़ी बदल गए हैं? ये सोचने वाली बात है।